और इसके साथ अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 227 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरित किए जाएंगे और कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र भी होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा और मुख्यमंत्री योगी के आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आरक्षियों को 227 आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरित किया जाएगा। और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, मिशन रोजगार के तहत आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम और लगभग कितनी देर में शुरू हो जाएगा ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, 11 बजे का कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और खेल मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। जो खिलाड़ी कोटे की जो वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनको आरक्षी के पद पर आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। 129 आरक्षी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में खेल को लेकर सरकार लगातार बढ़ावा दे रही, वो चाहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की बात करें और उसका फायदा भी उठ रहा है। आप पिछले साल आप देखिए कि जब पिछले साल करीब 66 मेडल यूपी में आए थे, जिसमें 22 गोल्ड मेडल यूपी में आए थे, जिसलिए अगर पिछली सरकारों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो लगातार खिलाड़ी रुचि बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार लगातार उनके प्रोत्साहन को लेकर, चाहे सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण की बात करें या फिर जिस तरीके से कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ, खेल नीति में बदलाव किया गया उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि मुझे लगता है खेलो इंडिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, उसके बाद खेल में एक रुचि आई और उसके लगातार फिर खिलाड़ी लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और सरकार भी उनको प्रोत्साहन लगातार दे रही। वो चाहे आपने देखा होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जब तमाम गोल्ड मेडलिस्ट उनको सम्मान दिया गया था, या फिर नौकरी की बात जब आती कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नेशनल खिलाड़ी थे उनको सरकारी नौकरी देने के लिए प्रावधान रखा। तो उसी क्रम में आज 229 जो आरक्षी के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका खिलाड़ियों का कोटा होता है, उनका आरक्षित होता है और उनकी जगह पे उनको आज सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तमाम पुलिस अफसर भी रहेंगे और खासकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संबोधन देंगे, पिछले संबोधन में ये इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां तो पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और मुकाम तक पहुंच रही हैं। पहले सरकारों में ऐसा देखने को मिलता था कि जो तमाम सरकारी नौकरियां अधर में लटक जाती थी, हाईकोर्ट में लटक जाती थी और 2017 में सरकार भी बनी थी तो तमाम ऐसी भर्तियां थी वो पुलिस विभाग से भी जुड़ी थी जो हाईकोर्ट में विचाराधीन थी। उस पर कहीं ना कहीं मामले साफ हुए और लगातार जो भर्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी हो रही हैं। हालांकि विपक्ष हमलावर रहता सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर है, जिस तरीके से रोजगार लोगों को मिलना चाहिए वो कमी है, लेकिन सरकार एक बार कोशिश कर रही है। अब आज जो 229 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित होगा तो निश्चित रूप से जो और खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि उनको बेहतर तरीके से खेलना है ताकि सरकार भी उनका सम्मान कर सके और देश का भी नाम रोशन कर सके। बिल्कुल अनूप, तो खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए सीएम लगातार प्रयासरत हैं। वहीं मिशन रोजगार के तहत लगातार रोजगार की सौगात दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। कितना ज्यादा उत्साह आरक्षियों में आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आरक्षियों में उत्साह तो बिल्कुल है क्योंकि उनको तो नौकरी मिल रही, लेकिन बाकी के लोग हैं उनके अंदर भी कहीं न कहीं वो जुनून पैदा जरूर होगा कि इस तरीके से खिलाड़ियों को उत्साह मिले, बेहतर प्रदर्शन करें और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश में प्रधानमंत्री की सरकार वो भी मिशन रोजगार के अंदर लगातार लोगों को रोजगार दे रही हो, चाहे छोटे छोटे जो उद्योग की बात करें या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में तमाम संविदा ऐसी नौकरियां हैं वो लगातार सरकार मिशन रोजगार के अंतर दे रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से सरकार ने एक प्लानिंग की मिशन रोजगार के साथ साथ क्योंकि कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां उस समय चली गई थी, एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था कि किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन उसके बाद
जहां यूपी सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उन नौजवानों को लेकर प्राइवेट सेक्टर से लगा के सरकारी विभाग में भी लगातार वैकेंसियां आई, लोग काबिल लोग, इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि ऐसा नहीं है कि वो पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हुई, जो मेहनत कर रहे थे, जो योग्य थे उस नौकरी के, उनको योग्यता के अनुसार पर नौकरी दी गई। तो आप जब योग्य कोई व्यक्ति किसी नौकरी या विभाग में जाता है तो निश्चित रूप से विभाग में बेहतर काम भी होते हैं, उस विभाग में एक आधुनिक तरीके से जो अत्याधुनिक जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है आने वाले समय में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिस विभाग में पहुंचेंगे, निश्चित रूप से वहां बेहतर काम होगा और आने वाले समय में उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनूप, तो बीजेपी द्वारा मिशन रोजगार चलाया तो जा रहा है, लेकिन विपक्ष फिर भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को हमेशा घेरती हुई नजर आती है। तो मिशन रोजगार को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार लगातार हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष का काम है जो सरकार जिन चीजों पर ध्यान न दे उनको याद दिलाना। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन बेरोजगारी की अगर दर की बात की जाए, चाहे देश की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर बेरोजगारी भी ज्यादा है। अब सरकारों को प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी विभागों के में भी जो नौकरियां हैं वो मुझे लगता है इसमें दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार को कुछ और बेहतर कदम उठाने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो बेरोजगार हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको भी उस पर कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे थे, जहां आज 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान खेल मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, अमेठी दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और आज भी वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। आपको बता दें, इस दौरान उनका जनसंवाद विकास यात्रा भी जारी रहेगी और लोगों की समस्याओं को भी सुनने का काम करेंगी स्मृति ईरानी। तो जगदीशपुर में उनका कार्यक्रम है, गांव का निरीक्षण कर वो सुनेंगी समस्याएं। अमेठी दौरे पर है स्मृति ईरानी, दोपहर के बाद जगदीशपुर से लखनऊ के लिए वो रवाना होंगी। तो अमेठी दौरे पर है स्मृति ईरानी, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और आज भी कई कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी और आज भी जारी रहेगी उनकी जनसंवाद विकास यात्रा। और अमेठी से विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो अमेठी से अपने संवाददाता को रुख कर लेते हैं। तो विनोद, जिस तरह से आज भी स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, उनके कार्यक्रम से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का लगातार 3 दिवसीय दौरा है अमेठी में। अमेठी का तीसरे दिन दौरा है आज। आपको बता दें कि सर्वप्रथम 9:30 बजे बेतल गेस्ट हाउस से निकलकर जगदीशपुर ग्राम सभा में विकास यात्रा में शामिल होंगी। लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगी। साथ ही 10:45 लखनीपुर, मंगरौली, कोयलारा, जगदीशपुर, रामलीला मैदान जैसे अन्य लगभग आधा दर्जन गाँवों में पहुंचकर वो जनसंवाद करेंगी, विकास यात्रा निकालेंगी, सीधा लोगों से रूबरू होंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम 1:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के सांसद का दौरा लगातार अमेठी अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, लगातार ताबड़तोड़ दौरे पे हैं। तो कहीं न कहीं अमेठी के लोगों के साथ सीधा रूबरू हो रही हैं, लोगों के दिल में सीधा सा पैठ बना रही हैं। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा उनका अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनोद, बीते दिनों भी हमने देखा कि ताबड़तोड़ दौरे करती हुई नजर आई हैं अमेठी में स्मृति ईरानी। तो क्या लगता है, जनता से जुड़ने में वो किस हद तक और कितना प्रतिशत सफल रही? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। आपको बता दें कि हर हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन और महीने में 2 दिन, 3 दिन लगातार दौरे पे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की समस्याओं को सुन रही, गांव-गांव पहुंच रही हैं, लोगों को चौपाल लगा के समस्याएं सुन रही, तत्काल अधिकारियों को आदेशित करते हुए जाती हैं कि समस्या का तत्काल निराकरण हो। तो इससे कहीं न कहीं लोगों से सीधा उनकी संवेदनाएं जुड़ रही हैं, लोगों के साथ सीधा वो संवाद कर रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, निराकरण करवा रही हैं। तो कहीं न कहीं ये लोकसभा
2024 के चुनाव को काफी अहम देखा जा रहा है और इसका काफी रिस्पॉन्स उनको मिलने वाला है। जी ठीक है, तो विनोद, जैसा कि आपने बोला कि काफी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, जनसंवाद विकास यात्रा भी लगातार जारी है, तो क्या कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी में एक मजबूत पैठ बनाने की पूरी कोशिश स्मृति ईरानी की तरफ से? जी जी बिल्कुल, जिस तरह से दौरा उसका लगातार चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सामने है, उसका आगाज हो चुका है, तो स्मृति ईरानी कहीं किसी भी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक ग्राम सभाओं में जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं हर जगह पहुंचकर लोगों से जनसंवाद कर रही हैं, सीधा रूबरू हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अमेठी क्षेत्र के वासियों से उनके दिल में अपनी पैठ बना रही हैं और सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनकर ये गंभीर रूप से जो समस्याओं को सुनने का कर रही हैं। जी ठीक है विनोद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेठी के दौरे पर हैं और जगदीशपुर में भी स्मृति ईरानी यात्रा करेंगी। जनसंवाद यात्रा उनकी लगातार जारी है, गांव का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को भी सुन रही हैं स्मृति ईरानी, और दोपहर के बाद जगदीशपुर से लखनऊ के लिए भी वो रवाना हो जाएंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ा और अहम अपडेट, केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा है और सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ वो बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में भी बैठक करेंगे डिप्टी सीएम, और आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक आयोजित होती हुई नजर आएगी। निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर हैं और इस दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी वो निरीक्षण करेंगे। सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ उनकी बैठक है। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम बैठक करेंगे और तमाम लोगों की परेशानियों को भी सुनने का काम करेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होती हुई नजर आएगी। निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त ये एक और अहम जानकारी। 2024 की तैयारियों में बीएसपी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है और दिल्ली पहुंची हुई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो बीएसपी यूनिट के साथ आज बैठक करेंगी। हरियाणा और पंजाब की बीएसपी यूनिट के साथ आज उनकी अहम बैठक होने जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी और उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मूल मंत्र देती हुई भी नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है बसपा सुप्रीमो मायावती। बीएसपी यूनिट के साथ आज उनकी अहम बैठक है। पंजाब और हरियाणा की बीएसपी यूनिट के साथ वो बैठक करती हुई नजर आएंगी और 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है बीएसपी। स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। स्पर्श, तो दिल्ली पहुंची हुई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीएसपी यूनिट के साथ आज उनकी बैठक है। हरियाणा और पंजाब की बीएसपी यूनिट के साथ बैठक है। क्या कुछ जानकारी बैठक से संबंधित? देखिए बिल्कुल, बीएसपी प्रमुख मायावती जो है दिल्ली दौरे पर है। लगभग 3 महीने बाद जो है मायावती का ये दिल्ली दौरा बनता हुआ नजर आया है और जो पार्टी सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं अब ज्यादातर दिल्ली दौरा ही जो है मायावती का देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में चुनाव की तैयारियों के लिहाज से जो दिल्ली दौरा है वो मायावती का ये जो है काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी की अलग अलग यूनिट्स के साथ जो है मायावती आज जो है बैठ के करती हुई नजर आ सकती है और खासतौर पर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन यूनिट्स के साथ भी जो है बैठक होती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरीके से चूंकि आने वाले समय में कई राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर भी कई राज्यों में चुनाव जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो इन राज्यों में किस तरह की तैयारी के साथ जो है बीएसपी जो है सीधे तौर पर उतरती हुई नजर आ सकती है, इसको लेकर जो है तैयारियां जो है मायावती करती हुई नजर आएंगी दिल्ली दौरे के दौरान। और उसके साथ साथ चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और अब बेहद कम समय जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में पार्टी के कैडर को किस तरीके से मजबूत करना है, आने वाले समय में गठबंधन की स्थिति अगर बनती हुई नजर आती है तो क्या किस पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर जो मायावती का दिल्ली दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है। ठीक है स्पर्श, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली दौरे पर पहुंची हुई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और इस दौरान वो बीएसपी यूनिट के साथ भी बैठक करेंगी। हरियाणा और पंजाब बीएसपी यूनिट के साथ उनकी अहम बैठक है और काफी मायनों में अहम मानी जा रही है उनका ये दौरा। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और अहम अपडेट आपको बता दें, लखनऊ के चारबाग मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना मिलने से काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है
और पूरी तरह से स्टेशन को खाली करवाया गया। आपको बता दें, चारबाग मेट्रो स्टेशन पर बम मिलने की सूचना मिली थी और इसके बाद हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। पूरा स्टेशन सुरक्षा बलों द्वारा खाली करवाया गया और स्टेशन को सील भी किया गया। लगभग 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया। वहीं स्टेशन पर बम की सूचना जो थी वो झूठी निकली और अज्ञात शख्स ने कॉल कर इसकी सूचना दी थी। स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद चारबाग मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिली और मेट्रो स्टेशन पर काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति देखी जा रही थी और सुरक्षा बलों ने स्टेशन को इस दौरान सील भी किया। प्रयागराज से ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वैसा ही मामला देखने को मिला है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले हैं। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई के लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को वो मजबूर है। तो इस वक्त आपको ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो कानपुर देहात से है, जहां पति जो है वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। शादी, नौकरी और बेवफाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। और एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा था कि ये दूसरी खबर सामने आ रही है कानपुर देहात से। आलोक और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी न था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला देखने को मिला। शादी, नौकरी और बेवफाई। आखिर इन हालातों में उस परिवार का क्या होता है जिसने कर्ज लेकर उस महिला को पढ़ाने और उसके भविष्य को बनाने का तैयार वो भविष्य देखा हो। हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके साथ ये पूरी घटना कैसे और क्या हुई है। अर्जुन, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आपकी शादी हुई और आपने प्रयास किए नौकरी लगवाने के, और क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो बहुत खराब है। आज की स्थिति तो कर्जे में है, सबको पता है, यहाँ के अगल बगल लोगों को पता है, घर को शादी पता है। कब हुई थी? कैसे पढ़ाई का ख्याल आया आपको? पढ़ने में ये ठीक थी। शादी 2017 में हुआ था और 2017 के बाद से ये बीएससी नर्सिंग इनको करवाया गया। बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ साल बाद इनकी जॉब लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ बनी और यहीं पास में ही हमने करवाया इनको। इधर उधर लोगों से कहलवा के कि ज़्यादा दूर ना जाएं, यहीं पे रहें, जिससे घर से आना जाना इनका बना रहे। लेकिन ये घर से आना जाना 2 महीने तो ठीक था, 2 महीने के बाद ये घर से आना जाना बंद की और लड़ाई झगड़े करके वहाँ रहने लगी। उनकी माँ उनको उठा के वहाँ रखवा दी और तब से वो उनके में हरकतें बहुत बदल गई और चीज़ें खुद इतना बिगाड़ दी कि आज करीब साल 1.5 साल से ये चीज़ें अलग हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या माना जाए, नौकरी उनकी लग गई, उनका स्टेटस ऊपर हो गया, किस तरीके से मामला बिगड़ा? हाँ, नौकरी लगने के बाद जो चीज़ें सामने आई, उनके दोस्तों ने कहा, वो कहीं कि तुम काले हो, नाटे हो, छोटे हो, तुम्हारे साथ अब हमारी बन नहीं पाएगी। कई बार धमकियाँ भी देती है कि नहीं मानोगे तो मरवा देंगे, तुम अलग हो जाओ। बाकायदे उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिसमें मारने की धमकी देती हैं। अब कहती हैं कि अब तुम मेरे स्टेटस में सेट नहीं हो पाते हो, मतलब वहाँ उस लायक नहीं हो, क्योंकि हम। अच्छा, कितना पैसा है जो आपने इनके लिए खर्च किया इनके भविष्य को बनाने के लिए? मेरी औकात तो इतनी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम कर पाए उसमें बीएससी नर्सिंग ये की और इनकी जॉब तक हम ले जा पाए। कहीं ना कहीं जब आपका परिवार जो है निम्न वर्ग है, कमाई का साधन नहीं था, तो पैसे इकट्ठा कैसे किए, किस स्तर पर आप जो है काम करते रहे? काम करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा था, बाकी कर्ज लिए गए, बाकी चाचा से लिए। चाचा ने अपनी भैंस बेची और कुछ धान वान है वो बेच के उन्होंने हेल्प किया है, जिनका अभी कर्जा हम भर ही रहे हैं और धीरे धीरे उनको भर देंगे। बाकी जिन दोस्तों से लिए थे लगभग हमने कंप्लीट भर दिया है, अब चाचा का केवल रह गया है। अच्छा, प्रयागराज के आलोक और ज्योति मौर्य का मामला चर्चा का विषय है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि बीवी को अब नहीं पढ़ाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, और आपके साथ जिस तरीके का मामला हुआ तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? मेरा अब तक भी मन था, आगे भी मन है कि मतलब पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाना चाहिए और पढ़ें, अच्छे भविष्य के लिए लोग पढ़ाते हैं कि उनका फैमिली अच्छे से अच्छा सेटअप हो जाए, जो अगर निम्न में है थोड़ा उच्च में उठ के आए। लेकिन ऐसे अगर लड़कियां करती रहेंगी तो नहीं लगता है कि कोई सोचेगा भी कि पढ़ाएं इनको।
कहीं ना कहीं जो वाकई पढ़ना चाहती हैं और अपने परिवार और पति के लिए कुछ करना चाहती हैं, इस घटना से उनके पति और उनका परिवार कहीं ना कहीं सीख लेगा कि पढ़ाए या न पढ़ाए। सीख तो लेगा आदमी, जो कमजोर होगा वो सीखेगा कि नहीं, हाँ हमें नहीं पढ़ाना है, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब पढ़ाना चाहिए। अगर लड़की ठीक है, अगर लड़की ऐसा सोच ले, अगर इन कि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमें कम लगता है अपने घटना को देखते हुए कि ऐसी लड़कियां बहुत कम होंगी जो सोचेंगे कि पढ़ लें फिर जॉब लग जाए, फिर अपने पति को उसी नजरिए से देखें। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को ये चीजें फील करनी चाहिए, लोगों में चर्चा का विषय भी बनाना। नौकरी के बाद कहीं ना कहीं स्टेटस बदल जाता है ना। स्टेटस बदल जाता है, लेकिन एक बात ये है कि लड़कियों को सोचना भी चाहिए कि किस परिस्थिति में मेरे हस्बैंड ने हमको यहाँ तक ले आए हैं, उस परिस्थिति को लोगों को सामने शेयर करें। उससे इज्जत कम नहीं होता है, उससे इज्जत बढ़ेगा। लोग ये सोचें, पॉजिटिव सोचें कि इतना गरीब होने के बाद या इतना कमजोर होने के बाद भी इसने अपनी पत्नी को इस पद तक लेके आया है, तो ये एक अपने आप में गर्व की बात होगी। लेकिन लड़कियां उसको निगेटिव ले जाती हैं कि नहीं मेरा स्टेटस बढ़ गया, अब मेरे हस्बैंड नीचे। कहीं ना कहीं दुखी है आज। दुखी, बहुत दुखी हैं। डिप्रेशन का दवाइयाँ भी चली हैं कंटिन्यू, और बहुत बार हम एडमिट भी हो चुके हैं डिप्रेशन में। जब कुछ समझ में नहीं आता है, बातें नहीं होती हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आप किसी से कह भी नहीं सकते अपनी बातें, क्योंकि खुद में बेइज्जती होता है। तो आदमी अंदर अंदर घुट के बीमार हो जाता है, फिर एडमिट हो जाता है। अब ये हमारे तो ये थे हमारे साथ कानपुर देहात के अर्जुन सिंह। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से 2017 में इनकी शादी हुई और पत्नी में पढ़ाई की इच्छा को देखते हुए इन्होंने तमाम लोगों से कर्जा लिया, मजदूरी की और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम हासिल कराया। लेकिन फिर वही देखने वाली बात है, जिस तरीके से प्रयागराज में आलोक के साथ हुआ, वही घटना अर्जुन सिंह के साथ हुई कि शादी के बाद नौकरी और बेवफाई। अब कहीं ना कहीं उन लड़कियों के लिए भी खतरा साबित हो रहा है कि जो पढ़ लिख कर अपने और अपने परिवार का भविष्य बनाकर ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस घटनाओं से थमता नजर आएगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।